नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम मंजिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम मंजिल के माध्यम से हम आपको आपके करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। और दर्शकों, आज हम बातचीत करने वाले हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आधुनिकता के इस दौर में एआई की क्या भूमिका हो सकती है और एआई के माध्यम से आप किस प्रकार से जॉब्स प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पे आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और इस विषय पे और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रत्युष गिलेरिया, जो कि हैं जॉइंट डायरेक्टर नाइलेट शिमला से। सर, कार्यक्रम मंजिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन और नमस्कार जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जी। और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं तो खुद से ही क्लियर हो जाता है कि आर्टिफिशियल हम कह रहे हैं तो दैट मीन्स कि जो इंटेलिजेंस है वो एक कृत्रिम इंटेलिजेंस है जो कि मनुष्यों द्वारा ही बनाई गई है। सर, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो मतलब डे टू डे या डेली लाइफ में जो एआई होती है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, कितना हम उसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं। देखिए, एआई तो आज की डेट में हमारा पार्ट एंड पार्सल बन गया लाइफ का। बहुत से ऐसे टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जो मोबाइल में आ चुके हैं। आप व्हाट्सएप में मेटा एआई से पूछने की जानकारी ले सकते हैं। आपके पास कई ऐसे नए टूल्स हैं जो ऑलरेडी एक इंटेलिजेंस के तौर पे, लाइक आप गूगल का जेमिनाई बोल सकते हैं, वो एज ए असिस्टेंट्स आपको सपोर्ट कर रहा है। गूगल असिस्टेंट्स को आप यूज़ करते हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे आज की डेट में कोई भी क्वेश्चन अगर प्रश्न अपना पूछ रहे हैं तो गूगल असिस्टेंट के माध्यम से ही पूछने लग जा रहे हैं। तो बहुत से ऐसे टूल्स हैं आपका, लाइक आप ये भी बोल सकते हैं कि आईफोन्स हैं, फिर आपके पॉड्स हैं, ये जितने भी हैं ये एआई से ही कनेक्टेड हैं। तो एक होड़ सी लग गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लाइक चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया और इसके अलावा कोपायलट हो गया, फिर आपका आजकल परप्लेक्सिटी है। बहुत से ऐसे टूल्स विकसित हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और एआई की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है, हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में भी इस्तेमाल हो रहा है। पहले हम अक्सर ये देखते थे कि जब लोग ड्राइव करते थे तो लोगों से रास्ता पूछते थे, आजकल वो अपने फ़ोन में लोकेशन डाल के जो उनका फ़ोन है उनको ही गाइड कर देता है कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में एआई की आप क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, एआई का अगर देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फुली निर्भर हो जाएंगे तो आपका अपना जो कॉग्निटिव माइंड है, एक इनोवेटिव माइंड जो किसी भी बच्चे का है, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। लाइक जैसे आपने कहा कि नेविगेशनल ऐप्स हैं, हम अपने किसी भी मैप को पहले सर्च करते थे तो हमें पता लगता था कि कौन सा रास्ता क्या है, रूट है। लेकिन अगर हमारे को नेविगेशनल ऐप्स के थ्रू अगर पहले ही पता लग जाएगा तो हम अपनी तरफ से कभी प्रयास ही नहीं करेंगे उस चीज़ को जानने का। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम दोनों का मिला जुला यूज़ करेंगे, तालमेल के साथ करेंगे एआई का यूज़, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि तब आपकी एजुकेशन भी एक क्वालिटेटिव रहेगी और उसमें आप एक नए तरीके से बच्चा इम्प्रोवाइज़ भी करेगा। इवन जो आपके ग्रेजुएट्स हैं या आप मैच्योर्ड लोग हैं वो भी अच्छे तरीके से एआई का इस्तेमाल करेंगे, तो वो फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं रहेगी, बल्कि वो एक आपको एक सही दिशा में पाया हुआ एक विकल्प होगा। लेकिन अगर पूरी निर्भरता रखेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि उससे कहीं ना कहीं आपका जो एक मानसिक जो बढ़ना चाहिए बच्चे का एक उम्र के साथ, वो नहीं बन पाएगा फिर। जी सर, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि टूल्स तो काफ़ी सारे आ गए हैं। आप चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, या फिर जब हमारे ज़माने में जब पढ़ाई होती थी तो शायद इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था। अब तो लोग सीधा यूट्यूब पे जाकर भी सर्च कर लेते हैं अगर कोई वो मेडिसिनल प्लांट के बारे में स्टडी करें, और बहुत डिटेल में और बहुत ग्राफिकली वो उस चीज़ को समझ पाते हैं। सर, अभी के जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें अभी फ़िलहाल कितना एआई का हम यूज़ होते हुए देखते हैं डे टू डे लाइफ में? देखिए, अगर ये आपने बहुत अच्छी प्रश्न पूछा है कि एआई का विजुअलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो पहले के टाइम में जो स्टडी है उसमें मेहनत ज़्यादा है, एफर्ट ज़्यादा है, लेकिन एक सपोर्ट नहीं है किसी तरीके की। तो आप ये कह सकते हैं कि हम ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा पुटअप कर रहे हैं टॉपिक के ऊपर। लेकिन अब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ एआई आप उसमें ज़्यादा फैक्ट्स के अंदर आप डेप्थ में जा सकते हैं। जिस बच्चे को ज़्यादा क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को जानने की, तो वो उस चीज़ को अलग अलग तरीके से विजुलाइज्ड वे में भी नॉलेज को गेन कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप विजुलाइजेशन के थ्रू कोई चीज़ सीखते हैं तो वो उसका इम्पैक्ट आपके माइंड के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ये है कि पूरा निर्भर होना वो गलत है। सपोज़ अगर आपको कोई प्रकार का कोई असाइनमेंट दी गई है या होमवर्क दिया गया है, अगर आप उसके ऊपर खुद अपने आप एफर्ट ना करके आपकी पूरी डिपेंडेंसी अगर एआई के ऊपर हो जाएगी तो आपका वो नॉलेज विकसित ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने सोचा नहीं उसके ऊपर, आपने अपनी तरफ से मेहनत नहीं की उसके ऊपर। लेकिन अगर आप मिले जुले तरीके से करेंगे कि एक आपने एफर्ट किया लेकिन आपको उसमें कुछ ज़्यादा केस स्टडीज़ चाहिए, आपको उसमें ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो आप उसमें
अपनी तरफ से एआई से कोई चीज़ जानकारी लेके उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करके आप परिपक्व बनेंगे, जिसको बोल सकते हैं ना कि क्वालिटी आपके नॉलेज में डेफिनेटली एनहांस होगी। जी सर, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, आप एआई के क्या क्या लाभ अभी फ़िलहाल में देख रहे हैं? मेरा मानना ये है कि एआई के जो लाभ हैं ज़्यादातर मनुष्यों के लिए अगर देखा जाए तो मेडिसिनल साइंसेज जो हेल्थ केयर सेक्टर है, अनडाउटफुली उसमें एआई का एक अहम योगदान रहेगा। और अगर देखा जाए तो अब तो रोबोटिक सर्जरीज भी देखिए एआई की हेल्प से हो रही हैं, तो उसमें प्रिसीजन ज़्यादा है, एक्यूरेसी ज़्यादा है। वो एक अलग बात है कि डॉक्टर की जगह तो कभी भी एआई नहीं ले सकता है, जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि असिस्ट करने के लिए, और कई ऐसी बीमारियां हैं जहां पर सॉल्यूशन आसानी से नहीं मिल पा रहा है, या जहां पर डॉक्टर्स के लिए भी थोड़ा टफ हो रहा है विजुलाइज कर पाना किसी प्रॉब्लम को, तो वहाँ पर वो असिस्ट करने में अच्छी हेल्प कर सकता है। जैसे कि आपका रोबोटिक्स सर्जरीज हो रही हैं, या लाइक जैसे हमारे हिमाचल में भी चमयाना में रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो सर्जन्स की हेल्प कर रही हैं, प्रैक्टिशनर्स की हेल्प कर रहे हैं। और दूसरा एआई का मेरा मानना ये है कि एजुकेशनल सेक्टर में भी नो डाउट काफ़ी हद तक इसका सपोर्ट रहेगा, और बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें कि बच्चे तकनीक के बारे में सीख रहे हैं जी। और इसके माध्यम से बल्कि बच्चे पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी सीख रहे हैं, बिकॉज फाउंडेशन ऑफ एआई समवेयर कि आपको पाइथन जैसी लैंग्वेजेस का नॉलेज हो, जो एक बेसिक लेवल है, उसी के बाद आप आगे चल के उसको सीखते हैं। बल्कि मैथमेटिक्स का भी विकास इसमें हो रहा है, क्योंकि एआई के माध्यम से इनडायरेक्टली देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैथ आपके साथ जुड़ा ही है। जी बिल्कुल। और सर, जब हम लाभ की बात करते हैं, हम देखते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ पे आप बेनिफिट की बात करते हैं, वहाँ नुकसान भी हो सकते हैं। और जब हम एआई की बात करते हैं, एआई की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एआई के बहुत सारे लाभ भी हैं, बट आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी देखी होगी जहाँ पे एआई के नुकसान के बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार से अगर एआई अनचेक्ड रहा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देगा। पर एजुकेशन के सेक्टर की अगर हम बात करें या जनरली हम बात करें, एआई के क्या क्या नुकसान आप देखते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो अगर कंट्रोल्ड वे में कोई भी टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज़ करेंगे तो अनडाउटफुली उसके आपको बेहतर रिजल्ट्स दिखेंगे। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, या आप उसके ऊपर चेक नहीं रख रहे हैं, और अगर वो माल फंक्शनिंग से शिकार हो रही है, तो उसके नुकसान डेफिनेटली रहेंगे। आप एक किस्म से आप इस तरीके का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को गूगल असिस्टेंट यूज़ करने के लिए कह रहे हैं, और अगर वो बच्चा गूगल असिस्टेंट के थ्रू अपनी क्यूरियोसिटी को जानना चाह रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन उसी क्यूरियोसिटी को जानते जानते अगर वो किसी गलत चीज़ में फंस गया, तो फिर वो उस चीज़ का नुकसान है। तो आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुपरविजन में अगर एआई का यूज़ किया जाएगा तो वो अच्छे तरीके से काम होगा। लेकिन अगर आप उसको अनसुपरवाइज्ड वे में देखेंगे, आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, तो अनडाउटफुली उसके नुकसान तो होंगे। नो डाउट साइबर आज की डेट में साइबर क्राइम हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, तो उसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन इसके साथ है कि अगर आप गलत तरीके से एआई को यूज़ कर रहे हैं, और एआई अगर प्रॉपर वे में ऐसे लोगों के हाथ में अगर एआई की तकनीक्स आ रही हैं जिनको कतई उसका नॉलेज नहीं है, तो वो हमेशा साइबर को प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, साइबर अटैक्स का कारण बनेगा। क्योंकि लोग क्यूरियोसिटी वाइज कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, सही डायरेक्शन की चीज़ जानना नहीं चाहेंगे, तो वहाँ पर एआई माल फंक्शनिंग की प्रॉब्लम रहेगी। और जो आपने मूवीज़ का एग्जांपल दिया, वो उसी का शिकार फिर ह्यूमैनिटी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जब हम एआई की बात करते हैं, अडेप्टिव लर्निंग की भी हम बात करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि दो तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। एक तो ये जो हमें असिस्ट कर रही है, और एक जो अडेप्टिव लर्निंग है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रही है, या ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न को अपने अंदर ला रही है। तो मुझे ये लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी एजुकेशन में या फिर हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, वो मुझे लगता है हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। पर जो अडेप्टिव लर्निंग की बात होती है, उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है कि आगे चल के वो हमारे लिए नुकसान ना दे। जैसा कि आपने साइबर अटैक्स की बात करी, या फिर अगर हम एक वॉर की स्थिति में भी बात करें, डिफेंस सेक्टर में भी हम बात करें, तो एआई का वहाँ पे बहुत अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है। और अगर वो अनचेक्ड रह जाए तो वो बहुत ही गंभीर परिणाम भी दे सकती है। सर, जब हम जॉब्स की बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम मंजिल है, यहाँ पे हम करियर के बारे में बात करते हैं, हम जॉब्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप अपना एक करियर बना सकते हैं, तो सर जॉब्स भी क्या एआई से प्रभावित हो सकती हैं? एग्जैक्टली ऐसा मेरा मानना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि विद रिस्पेक्ट टू जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके साथ कई अवसर भी आते हैं। आज की डेट में देखिए, बहुत से कोर्सेज एआई के ऊपर बेस्ड हैं, और वैसे भी डिजिटल इंडिया का जो मिशन है, उसमें आपको प्रभावी तौर पे नई नई एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ चलना है। और अगर आप एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ चल रहे हैं तो कैरियर में एडवांसमेंट भी होगी, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट है ये। बहुत से कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, इनफैक्ट डिप्लोमा कोर्सेज में, डिग्री कोर्सेज में एआई को एक इम्पॉर्टेंट विषय के तौर पे डाला गया है। और अगर कोई बच्चा एआई के कोर्सेज को सीखता है,
उसको लर्न करता है कि उसकी फाउंडेशन क्या है और उसके बारे में जानकारी क्या है, तो उस तरीके के सर्टिफिकेट प्रोग्राम से नौकरियां बढ़ेगी, नौकरियां घटेंगी नहीं, रेदर वो एक असिस्ट करेगा, नई चीज़ों के लिए अवसर क्रिएट करेगा। तो ऐसा मेरा मानना है। जी। और सर एआई का सही इस्तेमाल इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हम देखते हैं, एम्फेसिस करते हैं, आप भी बोल रहे हैं कि एजुकेशन में एआई का इस्तेमाल है, विजुअलाइजेशन में है, बट अगर एआई टोटल कंप्लीट कंट्रोल ले ले तो कहीं ना कहीं जो बच्चे का एक मानसिक विकास है वो रुक जाता है। और बहुत सारी चीज़ों में भी हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च भी हो रहा है। और एआई को जैसा कह रहे हैं कि कुछ लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग नापसंद कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि जो ओल्ड वे ऑफ लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छी है, उससे आपका एक मेंटल विकास ज़्यादा होता है। तो आप क्या इस बारे में सोचते हैं? देखिए, मेरा सोचना ये है कि टेक्नोलॉजी को आप बिल्कुल निगलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब आपको नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपको उसमें अवसर तलाशने की ज़रूरत है। तो कंट्रोल्ड वे में सीखना ज़रूरी है। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर कोई किसी एजुकेशनल स्टूडेंट्स को, या कोई बच्चा जो कॉलेज में है, या कोई स्टूडेंट जो +1 +2 या 10th या परसुई एजुकेशन अपनी कर रहा है, अगर आप उसको सही या गलत नहीं बताएंगे तो उसको पता नहीं लग पाएगा कि टेक्नोलॉजी को सही तरीके से कैसे यूज़ करना है। बताने की जिम्मेवारी कि टेक्नोलॉजी सही है गलत है, ये हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा। लाइक अगर आप अपने बच्चे को एज अ पेरेंटल तौर पे अगर आप देखें तो सही गलत अगर आप उसको बता रहे हैं तो ही वो समझ पाएगा कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन अगर दोनों का मिश्रण अगर आप प्रॉपर तरीके का देखेंगे, कि आपने उसको बताया कि चैट जीपीटी क्या है, या आपने उसको कहा जेमिनाई क्या है, और आपने उसको तरीका बताया कि कैसे आप अपनी क्यूरियोसिटी को सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर वो कंट्रोल्ड वे में है, आप उसकी क्यूरियोसिटी को सही तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़ अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तो अगेन मैंने आपको बताया कि उसके परिणाम थोड़े गलत हो सकते हैं। लाइक आप एक सिंपल सा देखिए कि करिकुलम के हिसाब से, अगर आप पढ़ाई के हिसाब से देखें तो मैं ये नहीं कह सकता कि ओल्ड सिस्टम के हिसाब से मैं पढ़ना चाहिए। आज की डिमांड है कि आप लाइब्रेरी को भी देखिए, लाइब्रेरी की किताबों को भी सही है पढ़िए, लेकिन उन किताबों के अलावा एक कंपैरेटिव एनालिसिस है कि थोड़ा डिटेल में पढ़ना है किसी चीज़ को, तो एआई से बेहतरीन टूल्स हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आप कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो वो आपको एक नए सिरे से, एक नए तरीके से चीज़ों को समझा रहा है, तो वो आपकी एक नॉलेजफुल जो इंसाइट है उसको इंक्रीज करेगा और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। जैसे लाइक एलेक्सा जैसा टूल है, तो एलेक्सा के थ्रू बहुत से बच्चे अपनी क्यूरियोसिटी को दूर कर रहे हैं, सीख रहे हैं नई नई चीज़ें। कई बार आप नहीं बता पा रहे हैं तो वो बच्चा उसी से पूछ रहा है, पर वही है कि उसको उसके बिहेवियर को जानना बहुत ज़रूरी है कि सही क्या है गलत क्या है। अगर आप उसके ऊपर कंट्रोल मैकेनिज्म से चलेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल होगा और उस बच्चे का इनोवेटिव माइंड जिसका हमें डर है वो कभी भी खतरे में नहीं पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आपको ये भी लगता है कि जब हम एआई की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कंट्रोल्ड वे में हमें सीखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको भी एआई के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जो उनके बच्चे जब एआई यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग हम देखते हैं कि कुछ लोग डाइट भी उससे एआई से पूछते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं उनको भी बिल्कुल अपग्रेड करना पड़ेगा अपने को। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है, हर स्टेज पे रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को सीखने की जिम्मेवारी केवल बच्चों के ऊपर छोड़ सकते हैं। उसको सीखने के लिए टीचर्स की भी उतनी ही भूमिका है, पेरेंट्स की भी उतनी ही भूमिका है, उन्हें भी अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये वही कंसेप्ट हो गया कि अगर आप एक पुराने मोबाइल को लेकर रखेंगे तो आप कभी भी उसमें नई चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे कि आप जीपे कैसे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको नहीं लग पाएंगी पता। लेकिन ये है कि अगर इस आधुनिक समय में अगर आप जीपे जैसी चीज़ें कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको स्मार्टफोन चलाना आता है, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब आपको स्मार्टफोन चलाना आता है, तो आप खुद अपडेटेड हैं, तभी आप उसको भी समझा पाएंगे, किसी बच्चे को समझा पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अगर आप खुद उसकी जानकारी पे बिल्कुल ज्ञान नहीं लेना चाहते और बिल्कुल समझना भी नहीं चाहते, तो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि वो सही कर पा रहा है कि गलत कर पा रहा है। और बहुत से कोर्सेज भी हैं, इनफैक्ट एआई के ऊपर तो अब छोटे छोटे कोर्सेज चल पड़े हैं, कई प्रोग्राम्स चल पड़े हैं जिनमें कि बच्चा फाउंडेशन से सीखने के अवसर कहाँ पे मिल सकते हैं? अगर हम हिमाचल की बात करें, शिमला की बात करें, ऑल ओवर हिमाचल की बात करें, ये कोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल हैं? देखिए, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, नेलिट शिमला है हिमाचल प्रदेश में, जो जाखू में हमारा सेंटर है, जो रीजनल सेंटर है, वो उसमें भी हमारे पास बहुत से एआई के कोर्सेज हैं जो भारत सरकार में माइटी के तत्वाधान में और नाइलेट जो हमारा हेडक्वार्टर है उसके तत्वाधान में कुछ कोर्सेज जो चल रहे हैं। लाइक आप ये कह सकते हैं कि 10वीं पास बच्चा अगर कोई है, +1 या +2 में परसुइंग बच्चा है, और आईटीआई फाइनल ईयर या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए तो इस टाइम पे मंत्रालय द्वारा फ्री स्कीम्स में कोर्सेज चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चे की रेगुलर पढ़ाई को भी ख़राब नहीं करेगी। रीज़न भी क्यों? क्योंकि जो समय है वो बिल्कुल बच्चे की
रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब उसको जी। लगता है कि उसकी नॉर्मल जो डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं, जो कॉलेज में जो साइड बाय साइड वो कर रहा है, उसके बाद जब भी उसको समय मिलता है तो वो 1 या 2 घंटे की क्लासेस के लिए हमारे सेंटर में आ सकता है और कोई चार्जेस नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है जी। कि वो चार्जेस SC/ST वर्ग या OBC वर्ग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रोवाइडेड की जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी 10th पास बच्चा हो या +1 में हो या +2 में परसुइंग हो या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर ITI। अभी के लिए तो इन बच्चों के लिए फ्री है, लेकिन अगर कोई वैसे ही सीखना चाहता है तो उसमें भी जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल फीस है, जिसमें बच्चा सीख सकता है। तो वो 6 से 8 हफ्ते के प्रोग्राम्स हम लोग करवाते हैं अपने जी। उसमें, और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशंस में करने हैं तो फिर नाइलेट के खुद के कोर्सेज हैं जिनमें कि बच्चा एनरोल करता है तो उसको एक मतलब सपोर्टिव सब्जेक्ट के तौर पे वो सीखता है उन जी। कोर्सेज को, और इलेक्टिव सब्जेक्ट। जी, और मुझे लगता भी है कि जब हम AI कोर्सेज़ की बात करें और जैसा कि आपने बताया कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं 6 हफ्ते के, 8 हफ्ते के, और फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ हैं दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को, या जो दर्शक अभी देख रहे हैं हमें, अगर वो चाहते हैं ये कोर्सेज़ करना, तो नाइलेट पे जाके आप आपकी साइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ जाके आप एडमिशन के बारे में भी, जो भी प्रोसेस है उसके बारे में भी जान सकते हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो कोर्सेज़ हैं जो आप 6 वीक 8 वीक ड्यूरेशन के कोर्सेज़ बता रहे हैं, इसमें एक्चुअली सिखाया क्या जाता है? जो ये कोर्सेज़ हैं इसमें बिल्कुल ही आप लेमैन की तरह इसमें बच्चे को पढ़ाया जाता है, क्योंकि देखिए हम भी इस बात को मान के चलते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो AI कोर्स करना चाहता है तो हम उसको डायरेक्टली नहीं करवा सकते, कि उसको पहले फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए हम फाउंडेशन लेवल से चलते हैं। पाइथन जो है आज की डेट में, वैसे देखा जाए तो पाइथन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो AI सब्जेक्ट के माध्यम से वो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कॉलेज स्कूल्स में इंक्लूड हो चुके हैं 9th 10th +1 +2 में। तो उसी तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे जब बच्चे का एक मानसिक लेवल बढ़ने लगता है उसमें प्रोग्रामिंग में, तो उसके बाद फिर हम उसको AI की तरफ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें इंक्रीज करने लेते हैं। और इस टाइम पे एडमिशन्स चल रही हैं AI में, बल्कि इनफैक्ट नेक्स्ट वीक से तो क्लासेस भी शुरू हैं। तो अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मैं सभी दर्शकों को आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड हैं और 10th और +1 +2 में परसुइंग हैं, तो बिना अपने नॉर्मल लाइफ को या अपनी नॉर्मल स्कूलिंग को डिस्टर्ब किए वो 4 से 6 के बीच में आ सकते हैं, या जब भी उनको समय लगता है कि 3 बजे के बाद भी आ सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है और बढ़िया हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल उनको मिलेगा सीखने को। और हमारे पास आधुनिक लैब्स हैं मंत्रालय की और हमारे नाइलेट हेडक्वार्टर की तरफ से बहुत सपोर्ट हमें मिली है इसमें, और बिल्कुल आधुनिक सिस्टम्स हैं, तो उसमें बच्चों को एक अच्छा नॉलेज मिलेगा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। इनफैक्ट बल्कि उसमें सर्टिफिकेट भी है उसमें बच्चे के लिए, तो वो उसके प्रोफाइल को एनहांस ही करेगा आगे चल के, जिसकी रिक्वायरमेंट शायद अभी नहीं पता लगेगी, लेकिन फ्यूचर में बच्चे को इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। जी सर, जब हम समय की बात करते हैं, मैं जानना चाहूँगा कि कितने आवर्स का या कितने घंटे के ये कोर्सेज होते हैं, मतलब कि जब बच्चा आता है तो कितना समय उसको वहाँ पे देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में? हमने अभी टाइमिंग्स बड़ी फ्लेक्सिबल रखी हैं बच्चों के लिए, कि क्योंकि हमें भी लगता है कि वो पूरा दिन अपनी नॉर्मल स्कूलिंग में है, तो हमने टाइमिंग 1 से 2 घंटे की क्लासेस हमने रखी है कि 1 घंटा बच्चा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को करे और 1 घंटा वो प्रैक्टिकल करना चाहे तो प्रैक्टिकल बढ़िया सिस्टम्स के ऊपर, जो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम्स हैं हमने वहाँ लगे हैं हमारे ऑफिस में, जिसमें बच्चा अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स कर सकता है और जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, उनकी निगरानी में वो प्रॉपर तरीके से उसको सीखेगा। मतलब सही मायने में अगर मैं कहूँ तो प्रैक्टिकली कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज़ को कोई एनहांस कर सकता है, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आई थिंक कि बच्चे को करना चाहिए अगर उनका समय है, क्योंकि आजकल का जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसमें नए नए कोर्सेज और इन सब चीज़ों के साथ जुड़े रहना चाहिए, ताकि डिजिटल इंडिया का मिशन भी फुलफिल हो और बच्चों के जो करिकुलम है या आगे चल के जब उसकी जॉब्स वगैरह में जब भी उसको काम आए एम्प्लॉयमेंट में, तो उसको उसका एडवांटेज मिले। जी सर, आपने जॉब का जिक्र किया, आपने एम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया, आपने कहा कि कहीं ना कहीं स्किल सेट को ये इन्हांस करता है, तो क्या AI की जितनी भी कोर्सेज हैं, चाहे वो एडवांस लेवल पे हों या फिर जो बेसिक AI कोर्सेज हैं, उसको करने के बाद आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं? देखिए AI का जब बच्चा कोर्स करेगा तो उसमें जो फाउंडेशन है पाइथन प्रोग्रामिंग की, जब वो उसको लर्न करेगा तो उसके बाद जब वो AI के कोर्स को कंप्लीट करता है तो उस सर्टिफिकेट को वो अपने रेज्यूमे में या बायोडाटा में इंक्लूड करने के बाद, जो बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं आगे चल के उनके वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं इस तरीके की। और अब आज की डेट में देखिए जो ऑफिस ऑटोमेशन जो पहले के टाइम में लोग यूज़ करते थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अब वो वैसा टाइम का ऑफिस ऑटोमेशन नहीं रहा है। आज की डेट में जो ऑफिस ऑटोमेशन है वो AI के साथ विकसित ऑफिस ऑटोमेशन है। तो अब जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो AI के साथ स्मार्टली और टाइम सेविंग तरीके से और क्विकली काम करने वाले रिक्वायरमेंट है।
तो उस केस में वो बच्चे को डेफिनेटली उसके मानसिक लेवल को भी इंक्रीज़ करेगा, उसके करिकुलम में एड ऑन करेगा, और अब एक नॉर्मल स्कूलिंग के साथ जब उसके पास एक वोकेशनल कोर्स अलग तरीके का होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं कोर्सेज़ की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है अगर बच्चा बाहर करता है तो। लेकिन ये मंत्रालय और भारत सरकार की ओर से और हमारे नाइलेट हेडक्वार्टर ने जो है ये कोर्सेज़ निकाले हैं, तो इसमें बच्चों के कोई चार्जेस भी नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ आना है, सीखना है और उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है एज अ करिकुलम के तौर पे, एक इनोवेटिव फॉर्म में यू कैन से। जी सर, जब हम एआई की बात करते हैं हम देख रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में एआई का काफ़ी क्रेज़ है और एआई रिलेटेड जॉब्स भी अगर हम यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, वहाँ पे रहती हैं। तो सर यहाँ पे कोर्सेज़ करने के बाद, चाहे हम एडवांस लेवल कोर्सेज़ की बात करें, बेसिक लेवल कोर्सेज़ की बात करें, क्या बच्चे बाहर के देशों में भी यहाँ से सीखने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? श्योरली, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए सबसे जो हमारा जो बच्चा भारत का है उसकी वैसे भी बहुत डिमांड फॉरेन में रहती है बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल टैलेंट इनफैक्ट। और जो बच्चा यहाँ से एआई के कोर्सेज करता है तो वो ना सिर्फ अपने अपने नॉलेज को एनहांस कर रहा है, रैदर अगर वो फॉरेन जैसी कंट्रीज़ में, जैसे आपने कहा, अगर वहाँ जाता है तो वहाँ पर भी उसके नॉलेज के बेसिस पे बहुत से जॉब्स के और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो खुली हैं। और ऐसा नहीं कि केवल फॉरेन में ही है, आप अगर अपने भारत में भी देखेंगे तो बहुत सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स खुल रही हैं। एआई की हेल्प से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ अब खुलने वाली हैं। तो मेरा मानना, फर्म बिलीव है मेरा कि जो ये एआई जैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं इससे नौकरियां जाएंगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इससे नौकरियां विकसित होंगी। और जो आपके टूल्स, जो वर्ड, ऑफिस ऑटोमेशन और जनरल जिन चीज़ों को अभी तक लोग ट्रेडिशनल वे में करते थे, अब वो इनको एआई की मदद से करेंगे और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम फास्टली होगा और कम टाइम में होगा। जी सर, जब हम क्लासेस की बात कर रहे हैं या रुझान की बात कर रहे हैं हम बच्चों की, तो बच्चों का रुझान कितना ज़्यादा है इन कोर्सेज़ के प्रति? जैसा कि आपने बताया कि कोर्सेज़ स्टार्ट हो रहे हैं, और जब हम बात करते हैं लड़के और लड़कियों के, हम अक्सर देखते हैं कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती हैं। तो आपने क्या नज़र किया है कि लड़के ज़्यादा एआई के कोर्सेज़ कर रहे हैं या लड़कियाँ? ऐसा मुझे कोई स्पेसिफिक तो नहीं मैं बता पाऊंगा, रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे ये कोर्सेज़ थे तो इनमें मेल एंड फीमेल दोनों का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा। बहुत से बच्चों ने, अभी भी हमने लास्ट टाइम हमारे पास कम से कम 67 के करीब बच्चे जो हैं सर्टिफाई हुए हैं, जिन्होंने कि ना सिर्फ नेशनल लेवल पे भी उन्होंने एग्ज़ाम NSQF लेवल का, जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल का जो कोर्स है, जो कि लेवल 3.5 लेवल पे जो कोर्सेज आते हैं, जैसे डेटा क्यूरेशन यूजिंग पाइथन या डाटा एनोटेशन यूजिंग पाइथन या फाउंडेशन कोर्स इन एआई टेक्नोलॉजी, तो बहुत से बच्चों ने, अप्रॉक्सीमेटली 67 बच्चों ने इसको क्लियर किया। तो अभी 2-3 महीने पहले जो है बच्चे क्लियर करके गए हैं, तो उसमें मैंने दोनों की ही भागीदारी बराबर देखी है, लड़के भी और लड़कियां भी। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि सीरियसनेस इज़ रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि खाली कोर्स के नाम पे आप खाली कोर्स कर रहे हैं। अगर भारत सरकार ने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोई स्कीम्स रखी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सीरियस नोट पे कैंडिडेट को सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आई हैं, तो वो उनके करियर में एनहांसमेंट के तौर पे उसको बच्चे को देखना चाहिए और सीरियस नोट पे ही उसको कोर्स को करना चाहिए। तो बल्कि वो 67 जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ सर्टिफाई हुए, तो उसमें बच्चों ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको किया भी, अप्रिशिएट भी किया इस प्रोग्राम को। और रेदर जिस एआई के बारे में उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी, आज वो बच्चे कम से कम इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि एआई कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और उसके लिए क्या फाउंडेशंस रिक्वायर्ड हैं। जी सर, जब हम एआई की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जो एआई है वो मेडिसिनल जितने भी फील्ड है उसमें एआई का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, तो आप कितने लोगों का रुझान देखते हैं जो मेडिसिनल फील्ड में काम कर रहे हैं वो एआई सीखने आ रहे हैं या वो एआई के प्रति उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअली एआई का जो मेडिकल साइंसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे कई मेडिकल इक्विपमेंट कोर्सेज चल पड़े हैं जिनमें कि एआई की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, चाहे वो आपका रेडियो डायग्नोसिस हो या एमआरआई मशीन्स के थ्रू जो इमेजेस आती हैं या सिटी स्कैन्स के थ्रू इमेजेस आती हैं, तो उसकी एनालिसिस करने के लिए, उसके डाटा की कंपाइलेशन के लिए और उसकी एक्यूरेसी नापने के लिए कि किस बेहतरीन लेवल पे जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, डाटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो वो एआई के थ्रू ही डाटा एनालिसिस हो सकती है कि आपके पास कोई मेडिकल साइंस का डेटा है या हेल्थ केयर का डेटा है और आप उस इमेजेस को एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि एआई से ही मशीन लर्निंग विकसित हुआ है जी, और मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग, तो डीप लर्निंग इज बेसिकली अबाउट इमेजेस, जबकि मशीन लर्निंग जो है वो आप ही के कंटेंट को, आप ही के डेटा को
समझ के, पैटर्न्स को समझ के ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहा है। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा क्या सिर्फ एआई पर भी हम निर्भर कर सकते हैं, और एआई के फेल होने के चांसेस कितने हैं? जैसे कि हम मेडिसिनल फील्ड की बात कर रहे हैं या रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, मतलब कहा ही जाता है कि काफ़ी सेफ़ है और रोबोट ही ऑपरेशन करता है, बट आपको लगता है एक ह्यूमन इंटरवेंशन या एक ह्यूमन टच ज़रूरी है और कम्प्लीटली हम एआई पर निर्भर नहीं कर सकते? बहुत ज़रूरी है ह्यूमन इंटरवेंशन, और मेरा मानना ये है कि एआई पे पूरी तरीके से तो नहीं निर्भर रहा जा सकता, क्योंकि आपका एआई आपकी कंट्रोल्ड वे में चल रही है, एक जी। सिस्टमेटिक आपने उसको पाथ दिया है, तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं एक ह्यूमन इंटरवेंशन से कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है। लेकिन अगर आपकी निर्भरता पूरी ही मशीन के ऊपर हो जाएगी तो आपका जो विकसित होने वाला जो दिमाग है वो विकसित हो ही नहीं पाएगा, आपका कॉग्निटिव माइंड, आपका इनोवेशन स्किल्स खत्म हो जाएंगे उसके जी केस में। बिल्कुल। तो निर्भरता किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर सही नहीं है, और खासकर जब आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है, हेल्थ केयर जैसी चीज़ें, तो उसमें नो डाउट है, आप ठीक कह रहे हैं कि प्रिसीजन अच्छा है, मशीन का प्रिसीजन अच्छा है, एक्यूरेसी जी। अच्छी है, लेकिन अगेन बिना स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की सलाह लिए आई डोंट थिंक कि बिना बिल्कुल। और उसके सर कहा होना यह चाहिए। जाता है कि जो ह्यूमन माइंड है वो एक कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा तेज़ है, और ह्यूमन माइंड जो कंप्यूटर कभी ह्यूमन माइंड को रिप्लेस नहीं कर सकता। सर आप कार्यक्रम मंजिल में आए और आपने एआई के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों, इसी प्रकार के और कार्यक्रम देखने के लिए आप डीडी हिमाचल के सोशल मीडिया हैंडल्स पे लॉगिन कर सकते हैं, चाहे हम एक्स हैंडल की बात करें, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे भी आप इस प्रकार के कार्यक्रम देख सकते हैं। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।